हेलो फ्रेंड्स, दिस इज समीम एंड वेलकम टू द प्रोडक्टिव स्टडी। आज हम अपनी वीडियो में एक्सरसाइज क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स उसको फुली डिटेल्ड वे में पढ़ा रखा है। अगर आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ आप मेरी वीडियोस जाके देखें ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी जो भी नई वीडियो आए, जिस भी टॉपिक पे आए, जिस भी लेसन पे आए एनसीईआरटी के, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले और आपकी जो पढ़ाई है उसमें कंटिन्यूटी मेंटेन रहे, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज रिप्रोडक्शन इसेंशियल फॉर ऑर्गेनिजम्स। हमने पढ़ा था कि टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन रिप्रोडक्शन इज इसेंशियल। इसका क्या मीनिंग है? अगर हम चाहते हैं कि जो हमारी स्पीशीज़ है, मतलब जो ह्यूमन बींग्स की स्पीशीज़ है, वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन मतलब फ्यूचर में भी जिंदा रहे, तो हमें रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारा लाइफ स्पैन है वो लिमिटेड है। कुछ टाइम बाद हमारी डेथ हो जाएगी। अगर हमारे ऑफस्प्रिंग जन्म नहीं लेंगे हम तो मर जाएंगे और हमारे ऑफस्प्रिंग भी नहीं होंगे। तो एक ऐसा टाइम आएगा जब हमारी जो पूरी की पूरी स्पीशीज़ है ह्यूमन बींग्स की, वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी, उसका एक भी ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रहेगा। तो इसलिए अगर हमें अपनी स्पीशीज़ की कंटिन्यूटी को मेंटेन करना है तो हमें रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विच इज़ अ बेटर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्शुअल और एसेक्शुअल। बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज करते हैं और बनाते हैं जाइगोट। ठीक है, तो इसमें हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो इस मेल गैमेट से आ रहे हैं और इसके जो पूर्वज होंगे, जो इसके एंसेस्टर होंगे वो अलग होंगे, मतलब इसके दादा परदादा अलग होंगे एज कम्पेयर टू, और फीमेल के जो दादा परदादा होंगे वो अलग होंगे। तो उनका जेनेटिक मटेरियल इसमें होगा और उनका जेनेटिक मटेरियल इस मतलब मेल पेरेंट में होगा। तो जब इनका कॉम्बिनेशन होगा तो जो जाइगोट बनेगा उसमें जेनेटिक वेरिएशन आएगी। जेनेटिक वेरिएशन क्यों आएगी? क्योंकि हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो वो अपने पापा से लेगा, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम अपनी मम्मी से लेगा, तो उसमें जेनेटिकली वेरिएशन आएंगी। तो इसलिए उसमें जेनेटिकली वेरिएशन आती है, इसलिए वो अपनी एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, जब भी उसका एनवायरनमेंट चेंज होगा उसमें उसके जेनेटिक मटेरियल में बेनिफिशियल म्यूटेशन होती रहेगी और वो अपने एनवायरनमेंट को अडेप्ट करता रहेगा। लेकिन अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग बनता है वो मोर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली आइडेंटिकल होता है टू देयर पेरेंट, उसमें कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं आता। तो इसलिए अगर कोई भी अनफेवरेबल कंडीशन आ गई फ्यूचर में तो उसमें वो अपने आप को इतना मॉडिफाई नहीं कर पाएगा क्योंकि उसमें जेनेटिक वेरिएशन है ही नहीं, उसमें मतलब उसके जीन्स में वो म्यूटेशन होगा ही नहीं, तो इसलिए वो बेटर सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो इसलिए सेक्सुअल मोड इज द बेटर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वाई इज द ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रेफर टू एज क्लोन। उनको हम क्लोन क्यों बोलते हैं? जो ऑफस्प्रिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनता है वो आइडेंटिकल होता है, मतलब वो एग्जैक्ट सेम कॉपी होता है अपने पेरेंट की, मॉर्फोलॉजिकली भी और जेनेटिक मटेरियल में भी, क्योंकि उसमें कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं आता। क्यों? क्योंकि उसमें जो मेल है वो अलग नहीं होता और फीमेल अलग नहीं होती, उसमें केवल एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। और वैसे का वैसे जैसे हमारी अगर एक सेल डिवाइड करती है, मान लो हमारी हाथ की एक सेल डिवाइड करे तो जो हमारी दूसरी सेल बनेगी वो एग्जैक्ट कॉपी बनेगी हमारी पहली वाली सेल की। तो इसी वजह से जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, उनकी जो एक सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, तो उनकी जो दूसरी सेल बनती है वो उनके ऑफस्प्रिंग ही बनते हैं, तो वो सेम की सेम एग्जैक्ट कॉपी होते हैं, इसलिए उनको क्लोन्स बोला जाता है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ऑफस्प्रिंग फॉर्म ड्यू टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैव बेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल बाय, इज दिस स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू? हाँ, हम मोस्टली कह सकते हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं उनके बेटर चांस होते हैं सर्वाइव करने के। क्यों? क्योंकि उनमें जेनेटिक वेरिएशन होती है। जेनेटिक वेरिएशन क्यों? क्योंकि एक हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम मेल से आते हैं, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम फीमेल से आते हैं, तो उन फीमेल और मेल का कॉम्बिनेशन होके ऑफस्प्रिंग बनता है, तो उसमें जेनेटिक वेरिएशन आती है, इसलिए वो बेटर अडेप्ट कर सकते हैं एनवायरनमेंट को, और जो भी चेंजेस होते हैं एनवायरनमेंट में उसको बेटर तरीके से अडेप्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम क्या बोले कि ये स्टेटमेंट हमेशा ट्रू होती है? नहीं, ये स्टेटमेंट हमेशा ट्रू नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि मोस्टली ये ट्रू होती है, लेकिन जब हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करने वाले ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करने वाले ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं कि वो अपने स्पर्म को भी और अपने ओवम को भी एक्सटर्नल मीडियम स्पेशली वाटर में रिलीज कर देंगे। जो उनका जाइगोट बनेगा वो बाहरी बनेगा, तो उसके जाइगोट अब ऐसा तो नहीं है कि जितने भी जाइगोट बने हैं वो सारे के सारे डेवलप कर जाएं,
एम्ब्रियो बनाए और ऑफस्प्रिंग बनाए, ऐसा क्यों? ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर अनफेवरेबल कंडीशंस आ गई तो क्या पता वो जाइगोट सर्वाइव भी नहीं कर पाया, अगर कोई प्रीडेटर आ गया तो उसको खा जाएगा। तो इसलिए हमेशा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें बेटर चांस नहीं होते सर्वाइव करने के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज द प्रोजेनी फॉर्म्ड फ्रॉम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफर फ्रॉम दोज बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमने पढ़ा है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो प्रोजेनी बनती है वो क्लोन होती है। क्लोन का क्या मीनिंग है? मतलब वो एग्जैक्ट कॉपी होती है, मोर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली वो सिमिलर होती है टू देयर पेरेंट, क्योंकि उसमें सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व होता है। तो सिंगल पेरेंट में जो जेनेटिक मटेरियल होगा वैसा का वैसे उसकी प्रोजेनी में होगा, और जो भी मोर्फोलॉजी उसकी होगी वैसे के वैसे उसकी प्रोजेनी की मोर्फोलॉजी होगी। लेकिन अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें उसमें क्लोन्स नहीं बनते। क्लोन्स क्यों नहीं बनते? क्योंकि उसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। आधा जेनेटिक मटेरियल मेल से आता है, आधा जेनेटिक मटेरियल फीमेल से आता है, तब उनका कॉम्बिनेशन जाइगोट बनता है और उससे नया ऑफस्प्रिंग बनता है। ना तो वो एग्जैक्ट कॉपी अपने मेल पेरेंट के होता, ना वो एग्जैक्ट कॉपी अपने फीमेल पेरेंट के होता। वो एक कॉम्बिनेशन होता है जो आधा मेल से और आधा फीमेल से बनता है। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डिस्टिंग्विश बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, व्हाई इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आल्सो कंसिडर्ड एज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर एग्जाम में कोई भी डिफरेंस लिखना है, किसी भी दो टर्म्स के बीच में डिफरेंस लिखना दे दिया एग्जाम में, तो क्या करना चाहिए? जो सबसे बेटर मोड है इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए वो है कि आप एक सेंटर में लाइन खींच लीजिए और यहाँ पे मान लो ए सेक्सुअल लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया सेक्सुअल, और उसको पॉइंट्स बना के लिखिए। जितने आप पॉइंट्स बना के लिखेंगे उतना ही बेटर रहेगा और उतने ही आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, अगर मैं बोर्ड एग्जाम की बात करूँ। तो हम अपने क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि जो सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें क्या डिफरेंस होते हैं। एसेक्सुअल मतलब हमने पढ़ा था कि जो एसेक्सुअल है उसमें केवल सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें दो अपोजिट सेक्सेस और टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, एसेक्सुअल में फर्टिलाइजेशन नहीं होता, लेकिन जो सेक्सुअल होता है उसमें फर्टिलाइजेशन होता है। जो मेल गैमेट होता है और जो फीमेल गैमेट होते हैं वो आपस में फ्यूज करके जाइगोट बनाते हैं। ठीक है, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उनके जो प्रोजेनी होती है उसमें जेनेटिक वेरिएशन नहीं आती, क्योंकि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है। जैसे जेनेटिक मटेरियल सिंगल पेरेंट मतलब उस पेरेंट में होगा वैसे के वैसे उसकी प्रोजेनी में आ जाएगा। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें उसकी जो प्रोजेनी होती है उसमें जेनेटिक वेरिएशन आती है। ऐसा क्यों? क्योंकि हाफ तो मेल से आएंगे और हाफ फीमेल से आएंगे, ना तो वो एग्जैक्ट कॉपी मेल के होगा ना वो एग्जैक्ट कॉपी फीमेल के होगा। ठीक है, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें क्लोन्स बनते हैं, उनकी प्रोजेनी को हम क्लोन बोलते हैं क्योंकि वो एग्जैक्ट कॉपी होते हैं देयर पेरेंट की। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो एग्जैक्ट कॉपी नहीं होती, क्योंकि वो जेनेटिकली वेरिएशन शो करते हैं। जो उनके बच्चे होते हैं वो जेनेटिकली वेरिएशन शो करते हैं, इसलिए वो क्लोन्स नहीं बोले जा सकते। अगर हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ टाइप ऑफ अब बात आती है कि जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है उसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों बोलते हैं। पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो आखिर में होता क्या है। हमने पढ़ा था कि जो प्लांट्स में जब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो उसकी जगह हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। मतलब एनिमल्स के लिए अगर मैं इसे एनिमल्स के लिए जो टर्म यूज होती है वो होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन जो प्लांट्स के लिए टर्म यूज होती है वो होती है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जो प्लांट होता है, जो नया प्लांट होता है वो वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स से बनता है, जो कि स्पेशलाइज्ड यूनिट्स होती हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इट इज अ प्रोसेस इन विच अ न्यू प्लांट अराइज फ्रॉम अ स्पेशलाइज्ड यूनिट दैट इज द वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल। जैसे रनर हो गया, शक्कर हो गया, ऑफसेट हो गया, बल्ब हो गया, राइजोम हो गया या लीफ बड हो गई, तो ये इन सब चीज़ों से उगता है। तो उसमें क्या हुआ, उसमें क्या फ्यूजन हुआ गैमेट्स का? मेल गैमेट और फीमेल गैमेट ने फ्यूज किया? नहीं किया। उसमें सिंपली एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हुआ, मतलब एक ही प्लांट होगा। एक प्लांट पे क्या हुआ कि इस प्लांट का ऐसे लीफ है, इसमें क्या होगी कि लीफ बड अराइज होगी, जैसे ब्रायोफिलम में होता है। तो उसी बड से एक न्यू प्लांट गिव राइज करेगा। इसमें कोई फ्यूजन नहीं हुआ, इसमें कोई टू पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं हुए, इसलिए इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन माना जाता है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th क्वेश्चन है कि व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, गिव टू सुइटेबल एग्जांपल्स। हमने पढ़ा था कि जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है वो इट इज अ प्रोसेस बाय विच अ न्यू प्लांट अराइज फ्रॉम द स्पेशलाइज्ड यूनिट दैट इज नोन एज द वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल सच एज रनर, सक्कर, ऑफसेट, बल्ब, राइजोम, ट्यूबर, आई बर्ड, लीफ बर्ड। ठीक है, एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं जैसे अभी मैंने दिए।
अब हम आगे बात करते हैं कि जो डिफाइन करो जुवेनाइल फेस, रिप्रोडक्टिव फेस और सेनेसेंस फेस क्या होते हैं। जैसे कि हमने अपनी वीडियोस में डिस्कस किया था जब हम लेसन को डिस्कस कर रहे थे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म हुआ, इस धरती पे कोई भी ऑर्गेनिज्म हुआ, उसके 3 फेसेस होते हैं, मतलब वो 3 फेसेस से होके गुजरता है अपनी पूरी लाइफ में। एक होता है जुवेनाइल होता है, अगर हम एनिमल की बात करें तो हम इस फेस को, पहले वाले फेस को जुवेनाइल बोलते हैं, लेकिन जब हम प्लांट की बात करते हैं इस पहले वाले फेस को हम वेजिटेटिव फेस बोलते हैं, ठीक है। और आगे होता है रिप्रोडक्टिव फेस, उसके बाद होता है सेनिसेंट फेस। जो जुवेनाइल फेस होता है वो एक ऐसा पीरियड, इट इज द पीरियड ऑफ ग्रोथ at which an organism attains the sexual maturity। ये वो पीरियड होता है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल मैच्योरिटी को अटेन करता है ताकि वो रिप्रोडक्टिव फेस में एंटर कर सके। और फिर जो रिप्रोडक्टिव फेस होता है, जुवेनाइल फेस के बाद ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्टिव फेस में एंटर कर जाता है। रिप्रोडक्टिव फेस कौन सा होता है? रिप्रोडक्टिव फेस वो होता है कि जिसमें वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होता है, मतलब वो ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करा सकता है, वो होता है रिप्रोडक्टिव फेस। और जब उसका रिप्रोडक्टिव फेस एंड होता है तब वो किस में एंटर कर जाता है? तब वो सेनिसेंट फेस में एंटर कर जाता है। सेनिसेंट फेस कौन सा होता है? जब वो बूढ़ा हो जाता है, उसका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, वो कोई काम नहीं कर सकता, तो अल्टीमेटली जब सेनिसेंट फेस एंड होता है तो ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है। अगर मैं प्लांट्स के केस में बात करूँ तो प्लांट्स के केस में जब हमने सीड को बोया तो प्लांट जुवेनाइल हुआ, छोटे छोटे पत्ते आए उस पर, ठीक है। लेकिन जब वो बड़ा हुआ, जैसे ही उस पर पहली बार फ्लावरिंग होती है, उसको हम बोलते हैं कि उसका रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो चुका है और उसका जुवेनाइल फेज एंड हो चुका है, क्योंकि अब उस पर फ्लावर आ गया। जैसे कि उस पर फ्लावर आ गया तो वो क्या कर सकता है? वो रिप्रोडक्शन कर सकता है, ठीक है। फिर वो प्लांट क्या करता है? वो उसमें पोलिनेशन होता है, पोलिनेशन होने के बाद उसमें जाइगोट बनता है, फिर उसमें एम्ब्रियो बनता है, फिर सीड बनता है, फिर उसका पूरा का पूरा फ्रूट बन जाता है। अब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जैसे एनुअल प्लांट हो गए, जिसका जो लाइफ स्पैन होता है वो एक ही सीजन का होता है, मैक्सिमम 6 मंथ का होता है। जो बाइनल होते हैं जिनका लाइफ स्पैन 2 ईयर्स का होता है, तो उनमें हम वेजिटेटिव और जो रिप्रोडक्टिव और जो सेनिसेंट फेसेस को इजीली डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? हम जानते हैं कि 6 महीने में इतने टाइम पे, तो मतलब मान लो कि एक महीना तक उसका जुवेनाइल फेस रहा, मतलब उस पर फ्लावर आया ही नहीं, और 1 महीने के बाद तुरंत उस पर एकदम फ्लावरिंग हो गई, उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, पहले वो बड़ा हुआ, बड़ा होने के बाद फिर उसमें फ्लावर आ गए, हमने मान लिया कि उसका रिप्रोडक्टिव फेस स्टार्ट हो गया है। अब रिप्रोडक्टिव फेस स्टार्ट होने के बाद क्या करेगा कि वो फ्रूट, मतलब उसमें पोलिनेशन वगैरह होगा, फर्टिलाइजेशन होगी, फिर उसके बाद सीड बनेगा, सीड के बाद वो फ्रूट बन जाएगा। फ्रूट बनने के बाद अब हम क्या जानेंगे कि मान लो कि 5th मंथ में उसका फ्रूट बन गया है। बनने के बाद क्या होगा कि हम फ्रूट खा लेंगे, और फिर मान दें कि उसके पत्ते वत्ते सब झड़ गए, झड़ने के बाद उसकी शाखाएं पे बिल्कुल कमजोर हो गई, वो अपने आप टूटने लगी, तो हम मान लें कि उसका सेनिसेंट फेस आ चुका है। और जब उसकी डेथ हो जाती है उस प्लांट की फुल्ली तरीके से, तो हम मान लेंगे कि उसका मतलब सेनिसेंट फेस एंड हो चुका है, उसका लाइफ स्पैन पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। लेकिन जो पेरिनियल प्लांट्स होते हैं उनको हम ये इजीली डिफाइन नहीं कर सकते किसी भी प्लांट का कि ये इतना इसका वेजिटेटिव फेस है, इतना रिप्रोडक्टिव है, इतना इसका सेनिसेंट फेस है। ऐसा क्योंकि इसका जो लाइफ स्पैन होता है, जो पेरिनियल प्लांट का जो लाइफ स्पैन होता है वो बहुत ही लंबा होता है। तो मतलब कोई 200 साल होता है, कोई 1000 साल होता है, या फिर कोई प्लांट 100 साल तक जीता है, तो हम उसको इजीली डिफाइन नहीं कर सकते। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हायर ऑर्गेनिज्म हैव रिसोर्टेड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्पाइट ऑफ इट्स कॉम्प्लेक्सिटी। वाई? हम जानते हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स कैसे? पहले तो उसमें गैमेट्स बनेंगे, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद उनका फ्यूजन होगा, फ्यूजन होने के बाद उससे जाइगोट बनेगा, फिर उससे एम्ब्रियो बनेगा, फिर उससे एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होगी, फिर उससे नया ऑफस्प्रिंग बनेगा। तो हम जानते हैं कि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, मतलब बहुत ही कॉम्प्लेक्सिटी है इसमें, ये सिंपल प्रोसेस नहीं है। तो लेकिन जो हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इसको अडेप्ट क्यों करते हैं, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों करते हैं इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की, जब वो जानते हैं कि ये इतना कॉम्प्लेक्स है। इसका आंसर ये है कि हम जानते हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें बेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल होते हैं, क्योंकि उसमें जेनेटिक वेरिएशन आती है, उसमें मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज करके जाइगोट बनाते हैं। तो जो जाइगोट का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो वेरिएशन शो करता है, क्योंकि उसमें हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम पापा के होंगे, हैप्लॉइड होंगे फीमेल के, तो वो बेटर तरीके से अडेप्ट कर सकता है एनवायरनमेंट को। अगर कोई भी चेंज हुआ एनवायरनमेंट में तो उसमें म्यूटेशन हो जाएगी, उसके जेनेटिक मटेरियल में बेनिफिशियल म्यूटेशन होगा और वो बेटर तरीके से अडेप्ट कर लेगा, ठीक है। इसलिए वो अपनी
उनकी जो स्पीशीज़ है उसकी कंटिन्यूटी मेंटेन रहे, कि वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन जीवित रहे, इसकी वजह से वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक्सप्लेन वाई मियोसिस एंड गैमेटोजेनेसिस आर ऑलवेज इंटरलिंक्ड। जो गैमेटोजेनेसिस है और जो मियोसिस है वो हमेशा आपस में इंटरलिंक्ड क्यों होते हैं। हम जानते हैं कि अगर जो डिप्लॉयड प्लांट है, अगर डिप्लॉयड प्लांट को गैमेट बनाने हैं, गैमेट जो डिप्लॉयड प्लांट होगा उसमें डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, दैट इज 2n। जो गैमेट होंगे उसमें क्या होगा, हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, दैट इज n। अगर डिप्लॉयड प्लांट को गैमेट बनाने हैं तो उसको कौन सा डिवीजन करना पड़ेगा, उसको ऐसा डिवीजन करना पड़ेगा जिससे कि जो गैमेट बनेगा उसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम चले जाएं, ठीक है, तो वो उसको रिडक्शनल डिवीजन करना पड़ेगा, दैट इज मियोसिस करना पड़ेगा। तो डिप्लॉयड प्लांट में गैमेट फॉर्मेशन के लिए मियोसिस होता है, इसलिए ये हमेशा इंटरलिंक्ड होते हैं, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इनकी हमें बताना है कि ये डिप्लॉयड है या हैप्लॉयड है। अगर मैं ओवरी की बात करूं तो जो ओवरी होती है वो डिप्लॉयड होती है, ठीक है। ये हो गया स्टिग्मा, स्टाइल, ये ओवरी। ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियोसेक। एम्ब्रियोसेक के अंदर होता है एग, ठीक है। ये जो एग, जो ये ओवरी होगी ये होगी डिप्लॉयड, ये जो स्टिग्मा होगा ये भी होगा डिप्लॉयड, जो स्टाइल होगा ये भी होगा डिप्लॉयड, लेकिन जो इसके अंदर जो एग होगा वो होगा हैप्लॉयड, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि जो एंथर होता है, एंथर हैप्लॉयड होता है या डिप्लॉयड। एंथर ये एक पॉकेट होती है, एंथर बेसिकली एक पॉकेट होती है जिसमें पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स होते हैं मेल गैमेट्स, और ये हो गया इसका फिलामेंट, इस पूरे को हम बोलते हैं स्टेमन। तो जो एंथर होगी वो तो होगी डिप्लॉयड, लेकिन जो इसके अंदर जो पोलन ग्रेन्स होंगे वो होंगे हैप्लॉयड, जो इसकी फिलामेंट होगी वो भी होगी डिप्लॉयड, ठीक है। तो एंथर क्या होगी, वो होगी डिप्लॉयड। अगर हम एग की बात करें तो एग तो फीमेल गैमेट है, गैमेट हमेशा हैप्लॉयड होते हैं, तो ये होगा हैप्लॉयड। अगर पोलन की बात करें तो पोलन मेल गैमेट है और गैमेट्स हमेशा हैप्लॉयड होते हैं, तो ये होगा हैप्लॉयड। अगर मेल गैमेट की बात करूं तो मेल गैमेट गैमेट है जो कि हमेशा हैप्लॉयड होते हैं, ये होगा हैप्लॉयड। अगर जाइगोट की बात करूं तो जाइगोट तो फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट जो कि हैप्लॉयड होता है, और ये फीमेल गैमेट जो भी हैप्लॉयड होता है तो वो जाइगोट बनाता है, दैट इज डिप्लॉयड। तो जाइगोट क्या होता है, डिप्लॉयड। अगर मैं प्लांट्स में मेल गैमेट की बात करती हूँ तो वो होते हैं पोलन ग्रेन्स। अगर मैं एनिमल में मेल गैमेट की बात करूँ तो वो होते हैं स्पम्स। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। डिफाइन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, मेंशन इट्स डिसएडवांटेजेस। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बेसिकली होती क्या है, उसकी डिसएडवांटेज क्या है। मैंने आपको जैसे कि बताया था अभी कि जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है उसमें क्या होता है, जो फीमेल होती है वो अपने एग्स को बाहर रिलीज कर देगी एनवायरनमेंट में, और जो मेल होगा वो उनके ऊपर फिर अपने स्पम्स को रिलीज कर देगा। अब ये तो जो इसमें जो जाइगोट बनेगा वो आउटसाइड द फीमेल बॉडी बनेगा, मतलब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में बनेगा, और जो उसकी जाइगोट की डेवलपमेंट होगी वो भी एक्सटर्नली होगी, ठीक है। अब इसकी डिसएडवांटेज क्या हो सकती है। अब हम जानते हैं कि जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें जो फर्टिलाइजेशन होती है, मतलब जो जाइगोट बनता है वो इंटरनली बनता है फीमेल पेरेंट। जैसे कि हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन करते हैं, हमें मेल गैमेट बाहर से आता है और हमारी फैलोपियन ट्यूब में हमारा ओवम होता है, उसे फर्टिलाइज करके जाइगोट बना देगा, और हमारा जो भी एम्ब्रियो बनेगा वो हमारी बॉब में इम्प्लांट हो जाएगा, और फिर वहीं पे न्यूट्रिशन ले लेके वो एक यंग वन बना देगा, तो उसे प्रॉपर प्रोटेक्शन मिलती है। लेकिन अगर हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की बात करें तो उसमें उसको प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं मिल रही है। क्या पता कि ये सारे जाइगोट डेवलप ही ना कर पाए एम्ब्रियो में, क्या पता ऐसी हार्श एनवायरमेंटल कंडीशन आ जाए कि जो ये जाइगोट है ये सर्वाइव ही ना कर पाएँ, और या कोई प्रीडेटर आ जाए जो इन्हें खा जाए। अब ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन में तो जो एम्ब्रियो है वो तो हमारे पेट के अंदर है, अब प्रीडेटर का खतरा नहीं है, किसी भी एनवायरमेंटल कंडीशन का खतरा नहीं है, क्योंकि वो हमारे एक सेफ एनवायरनमेंट में है। लेकिन यहाँ पे ये बाहरी एनवायरनमेंट में होता है तो इसे प्रीडेटर का खतरा लगा रहता है, या एनवायरमेंटल अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस का खतरा लगा रहता है जिसमें वो सर्वाइव नहीं कर पाता। तो इस वजह से इसकी यही सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है। अब है डिस्टिंग्विश बिटवीन द जूस्पोर एंड द जाइगोट। अगर मैं जूस्पोर की बात करूँ, एक जाइगोट की बात करूँ, तो जो जूस्पोर होते हैं, जब हमने एसेक्सुअल मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था, हमने बर्डिंग इन ईस्ट में पढ़ा था, बाइनरी फिजन पढ़ा था, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर फॉर्मेशन भी हमने पढ़ा था। तो उनमें से था एक जूस्पोर। जो जूस्पोर्स होते हैं वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्पोर्स होते हैं, जो बहुत सारी एल्गी फंजाई प्रोड्यूस कराते हैं। एल्गी जैसे क्लाइमेडोमोनास, वो जूस्पोर्स को प्रोड्यूस कराती है, जिनसे एक नई एल्गी बन जाती है। अगर हम बात करें जाइगोट की, तो जाइगोट है रिजल्ट ऑफ
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जब मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज करते हैं तो वो जाइगोट बनाते हैं, जिसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, जिसमें 2 सेक्सेस इन्वॉल्व होती हैं। तो इट इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर मैं जूस्पोर की बात करूं तो हमने देखा था कि जो जूस्पोर्स होते हैं उनमें 2 फ्लैजिला होते हैं, तो मोटाइल होते हैं, या तो उनमें एक फ्लैजिला होगा या उनमें 2 फ्लैजिला होंगे, या तो एक फ्लैजिला सिलिएट होगा, मतलब उस पे ऐसे ऐसे सिलिया प्रेजेंट होगी, या एक फ्लैजिला ऐसे ही होगा, एक फ्लैजिला छोटा होगा बड़ा होगा, एक भी हो सकता है 2 भी हो सकते हैं। तो जूस्पोर है फ्लैजिला की वजह है, तो वो लोकोमोशन कर सकते हैं, मतलब वो मूव कर सकते हैं, इसलिए वो मोटाइल है। लेकिन अगर मैं जाइगोट की बात करूं तो जाइगोट के पास फ्लैजिला होते हैं? नहीं होते, वो एक नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर है। ठीक है, बेसिकली यही मेन डिफरेंस होते हैं। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैमेटोजेनेसिस और एम्ब्रियोजेनेसिस में डिफरेंस बताओ। अब मैंने आपको बताया था कि जिस भी टर्म के पीछे हमें जेनेसिस लिखा दिख जाए उसका क्या मीनिंग होता है, उसका मीनिंग होता है फॉर्मेशन। अगर मैं गैमेटोजेनेसिस की बात करूं तो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, और अगर एम्ब्रियोजेनेसिस की बात करूं तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो। ठीक है, जो गैमेटोजेनेसिस होता है उसमें बेसिकली जो उसमें माइटोसिस भी हो सकता है उसकी फॉर्मेशन में, और उसमें मियोसिस भी हो सकता है। मतलब अगर हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म हुआ तो हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म को अगर अपने गैमेट बनाने हैं तो वो क्या करके वो माइटोसिस डिवीजन करेगा, क्योंकि वो पहले से ही हैप्लॉइड है और उसको उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम चाहिए गैमेट में, क्योंकि गैमेट तो हैप्लॉइड ही होते हैं, तो वो माइटोसिस डिवीजन करेगा। लेकिन अगर ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड है तो वो मियोसिस करेगा, क्योंकि उसको हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम चाहिए गैमेट में, लेकिन वो डिप्लॉयड है तो वो रिडक्शनल डिवीजन करके हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम गैमेट में ट्रांसफर कर देगा, जिसको हम मियोसिस बोलते हैं। लेकिन अगर एम्ब्रियोजेनेसिस की बात करें तो एम्ब्रियोजेनेसिस में जो मोस्टली होता है वो माइटोसिस होता है, मतलब उसमें एम्ब्रियोजेनेसिस में केवल सेल डिवीजन होता है। अगर मोस्टली मियोसिस भी होता है, जैसे कोई हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म हुआ तो जाइगोट में मियोसिस होगा ताकि जो एम्ब्रियो है वो भी हैप्लॉइड बने और उससे ऑफस्प्रिंग भी हैप्लॉइड बने। लेकिन ज़्यादातर जो एम्ब्रियोजेनेसिस होता है उसमें माइटोसिस होता है। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो डिस्क्राइब द पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस इन अ फ्लावर। जब हमने पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में पढ़ा था तो हमने उसमें पढ़ा था कि जो फ्लावर होते हैं, फ्लावर्स के पास क्या होते हैं, ये पेटल्स होते हैं, ठीक है, और ये ग्रीन ग्रीन होते हैं ना, जो पत्तियां होती हैं नीचे जो लगी होती हैं उसको हम बोलते हैं सेपल्स, इसको बोलते हैं हम पेटल्स। ठीक है, इसमें फिर ये फीमेल पार्ट होता है, ओवरी हो गई, ये स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ये मेल पार्ट होता है। ठीक है, अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो उसमें फीमेल पार्ट और मेल पार्ट दोनों होगा। अब हम मानते हैं, अब ये जो जब उसमें जाइगोट ओवरी के अंदर जो एग होता है, ओवरी के अंदर ये होगा ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियोसैक होगा, एम्ब्रियोसैक के अंदर होगा एग। जब ये एग फर्टिलाइज कर जाता है एक मेल गैमेट के साथ तो ये क्या बना देगा, ये बना देता है जाइगोट। अब इसने बना दिया जाइगोट, तो जाइगोट क्या बनाएगा, एम्ब्रियो। जाइगोट बनाए, ये हो गया ओव्यूल, ये हो गई उसकी ओवरी। तो क्या होगा जब इसमें जाइगोट बन जाता है तो जो उसके सेपल्स वगैरह होते हैं, पेटल्स वगैरह होते हैं, वो सारे झड़ जाते हैं, और जो ये जाइगोट होता है ये बना देगा एम्ब्रियो, और जो ये ओव्यूल होता है ये बना देगा सीड, और जो ये ओवरी होती है ये बना देगी फ्रूट। ठीक है, तो ये एक पूरी तरीके से फ्रूट बन जाएगा। जब हम फ्रूट को खा के उसके सीड फेंकेंगे तो एक नया प्लांट गिवराइज कर जाएगा। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स ये होते हैं कि फर्टिलाइजेशन हो गई, जाइगोट बन गया, जाइगोट बनने के बाद जो फ्लावर के जो पेटल्स वगैरह होते हैं, सेपल्स वगैरह होते हैं, वो सारे झड़ जाते हैं, और जो उसका मेल पार्ट होता है मतलब स्टेमन्स वगैरह होते हैं वो भी झड़ जाते हैं, केवल फीमेल पार्ट बचता है, और फीमेल पार्ट में भी जो जाइगोट है वो एम्ब्रियो बना देगा, और जो ओव्यूल है वो सीड बना देगा, और जो ओवरी है वो फ्रूट बना देगी। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं कि what is a bisexual flower and collect the bisexual flower from your neighborhood and with the help of your teacher find out the common and the scientific names, उनके फाइंड आउट करो। अब बाइसेक्सुअल फ्लावर्स वो होते हैं जिनमें, जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है बाइसेक्सुअल, मतलब 2 सेक्सेस, जिसमें 2 सेक्सेस होती हैं, मेल भी और फीमेल भी। ऐसे फ्लावर्स जिसमें स्टिग्मा स्टाइल ओवरी मतलब पिस्टिल भी प्रेजेंट होगी जो कि फीमेल वाला पार्ट होता है, और उसमें स्टेमन भी प्रेजेंट हो गए, ये एंथर हो गया, ये फिलामेंट हो गया जो कि मेल वाला पार्ट होता है। ठीक है, बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं बायोसेक्सुअल फ्लावर्स, जैसे कि रोज वगैरह हो गए, लिली वगैरह हो गई, और सनफ्लावर वगैरह हो गया। ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो एग्जामिन आ फ्यू फ्लावर्स ऑफ एनी कुकुरबिट प्लांट। कुकुरबिट प्लांट वो प्लांट्स होते हैं जो
गोड प्लांट मेनली, जो गोड प्लांट जिन्हें बोलते हैं, जैसे घिया, तोरी, पंपकिन, वाटरमेलन वगैरह हो गया, खीरा वगैरह, ये सब, इनको हम, कद्दू वगैरह, इनको हम गोड प्लांट बोलते हैं, कुकुरबिट्स बोलते हैं। तो इनके जो फ्लावर होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं। यूनिसेक्सुअल का क्या मीनिंग है, मतलब एक सेक्स, या तो वो फीमेल वाले फ्लावर होंगे, अगर फीमेल वाले फ्लावर हुए तो उनमें फीमेल पार्ट प्रेजेंट होगा, मतलब पिस्टिल। अगर मेल वाले फ्लावर हुए तो उनमें स्टेमन्स प्रेजेंट होंगे, एंथरोड फिलामेंट, ठीक है, मेल वाला पार्ट। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, अवर लास्ट क्वेश्चन इज वाई आर ऑफस्प्रिंग ऑफ ओविपेरस एनिमल्स एट अ ग्रेटर रिस्क एज कंपेयर्ड टू ऑफस्प्रिंग ऑफ विविपेरस एनिमल्स। अब पहले जो ओविपेरस एनिमल्स होते हैं और जो विविपेरस एनिमल्स होते हैं उनमें डिफरेंस देख लेते हैं। जो ओविपेरस एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो एग को गिव राइज करते हैं, मतलब जो उनका जाइगोट होता है वो उसको एनवायरनमेंट में मतलब रिलीज कर देते हैं, ठीक है, वो उसको एनवायरनमेंट में रिलीज करते हैं, वो बाहर निकाल देते हैं अपनी बॉडी से। लेकिन जो विविपेरस एनिमल होते हैं उनमें क्या होता है, तो जो जाइगोट का डेवलपमेंट है वो फीमेल पेरेंट बॉडी के अंदर ही होगा, और जब वो एक नया यंगवन बन जाएगा तब उसको वो बाहर निकालेंगे। लेकिन जो ओविपेरस एनिमल में जो जाइगोट का डेवलपमेंट है वो आउटसाइड द फीमेल बॉडी होगा। क्यों, क्योंकि वो जाइगोट को पहले ही बाहर निकाल देते हैं। हमने हैंस वगैरह को देखा है ना, चिकन वगैरह को, वो क्या करते हैं कि अंडे दे देती हैं, फिर बोलते हैं कि उसका कुछ इंक्यूबेशन पीरियड होता है, मतलब उसको सेना पड़ता, बोलते हैं कि वो सेती है, सेने के बाद फिर उसमें चूजा निकलता है, ठीक है। तो इसमें बोला जाता है कि जो ऑफस्प्रिंग है ओविपेरस वो ग्रेटर रिस्क क्यों होते हैं, जाहिर सी बात है वो ग्रेटर रिस्क होंगे ही, क्यों, क्योंकि उन्हें प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं मिला। अगर मैं विविपेरस एनिमल्स की बात करूं तो उन्हें प्रॉपर प्रोटेक्शन दिया जाता है, उसमें जाइगोट की डेवलपमेंट इनसाइड द फीमेल बॉडी होगी, जब तक वो एक यंगवन नहीं बन जाता वो फीमेल बॉडी के अंदर ही न्यूट्रिशन लेता रहेगा और वो प्रोटेक्टेड रहेगा, ठीक है। लेकिन जो ओविपेरस एनिमल्स होंगे उनका कोई वो नहीं होता, उन्होंने जाइगोट को बाहर मतलब उनका जो जाइगोट है वो बाहर निकल गया, अब उनका जो एग है जिसको हम जाइगोट बोलते हैं वो बाहर निकल गया। अब क्या होगा, वो बाहर से ही मतलब बाय चांस है ये अनफेवरेबल कंडीशन आ गई तो वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, और बाय चांस क्या हुआ कि कोई प्रीडेटर आ गया उसको खा जाएगा। जैसे कि हम हैंस में होते हैं, एग निकल जाता है, हम अपने कमर्शियल यूज़ के लिए उसके जो अंडे होते हैं उनको खा जाते हैं, तो क्या वो बेटर सर्वाइव कर पाए, नहीं कर पाए, क्योंकि हम तो अंडे पहले ही खा जा रहे हैं। अब उसमें से चूजे कब निकलेंगे जब उनको इंक्यूबेशन पीरियड ही नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यही रीज़न है कि जो ऑफस्प्रिंग होते हैं ओविपेरस के वो ग्रेटर रिस्क होते हैं एज कम्पेयर टू द ऑफस्प्रिंग ऑफ विविपेरस। थैंक यू, होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी।